नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरे मेरे सपने का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सारा पांडाल खचाखच भरा हुआ था लोगों से। खूब हंसी मजाक चल रहा था, पर खुशी की हंसी गायब हो चुकी थी। वो किसी तरह यहाँ से बच करके निकलना चाह रही थी, पर ऐसा करना उस वक्त लगभग नामुमकिन था। बिक्की को आज अच्छा शुभ अवसर हाथ लगा था खुशी के नज़दीक होने का। वो बड़े अधिकार से खुशी से बात करता और उसे भी जवाब देना पड़ता, वो भी मुस्कुरा करके। आखिर करती भी क्यों ना, वो उसकी सहेली बहन की होने वाली ससुराल का करीबी रिश्तेदार जो था। रिंग सेरेमनी के बाद हल्की फुल्की मजाक मस्ती का माहौल था। सब सालियां भाभी दूल्हे को कुछ मीठा खिलाने का प्रयास कर रही थी और खुशी आंख बचा करके वहां से खिसकने में लगी थी। तभी मन्नो बुआ ने उसे देख लिया। अरे बिटिया, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, चलो जल्दी से अपने होने वाले जीजू को ये रसगुल्ला तो खिलाओ। बिन्नी जो दुल्हन थी उसने भी उसे आंखों में ही इशारा किया अपने पास आने का, और वो इनकार ना कर सकी। जैसे ही वो रसगुल्ले की प्लेट लेकर के स्टेज पर पहुंची, बिक्की और उसके दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें भी खिलाओ, हम भी राह में हैं। ऐसे मौक़ों पर ये हंसी मजाक सामान्य सी बात होती है, इसलिए खुशी को औरों की मदद से उन सबको वही मीठा खिलवाना पड़ा। बिक्की बार बार उसके पास आना चाहता और वो टालती रही। फिर थक करके आखिर में अपने पापा के पास जा करके बोली, पापा क्या हम घर नहीं चल सकते? अभी मुझे चक्कर आ रहा है। वैभव एकदम फिक्रमंद हो अपने दोनों को ओड़ा खाना पैक करा करके चल दिए घर को। मन्नो बुआ ने बहुत रोकना चाहा, पर उन्होंने एक ना सुनी। खुशी की तबीयत की बात में वो किसी से कोई समझौता नहीं करते थे। खुशी उस दिन एक बार फिर से बिक्की से डर गई थी। ये तो बहुत चिपकू और बेशर्म बंदा है, ना उसे अपनी इज्जत की परवाह है और ना किसी और बात की। शायद उसकी कोई इज्जत है ही नहीं। कितना बेरुखी से पेश आ रही थी वो उससे, तब भी कोई फर्क नहीं था उस पर। एक बात तय कर ली थी खुशी ने अपने मन में कि अब वो बुआ की ननद की लड़की बिन्नी की शादी में बिल्कुल नहीं जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पापा को समझा लेगी कोई पढ़ाई का बहाना बना करके, और वो मान भी जाएंगे, उसका दृढ़ विश्वास था। ऐसा सोच करके निश्चिंतता से फिर वो सो गई उस दिन। अगले दिन से फिर उसका कॉलेज का रूटीन शुरू हो गया था। काफी व्यस्त दिनचर्या हो गई थी उसकी आजकल। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर के काम, पढ़ाई, बस इसी सब में दिन भागे जा रहे थे। एक दिन कॉलेज की कलवर कमेटी में उसका नाम लिखा गया था और उसे वहां किसी नाटक में भाग लेना था। पहले तो उसने इनकार करना चाहा, पर सब ने कहा ये तो करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, तो वो मान गई। उसे जूलियट का रोल दिया गया, लेकिन रोमियो का चुनाव करना अभी बाकी था। उसने अपने रोल को खूब अच्छे से याद कर लिया था। अगले दिन रिहर्सल से पता चला कि रोमियो का पार्ट नितिन निभा रहा है। पल भर को उसका दिल धक रह गया। खुश हूँ इस बात पर या परेशान, वो समझ नहीं पा रही थी। नितिन के साथ इस तरह के सीन करने में कितनी परेशानी आएगी। वो तो वैसे भी मस्खरी बखूब करता है, और यहाँ रोल ट्रेजिक है, पता नहीं कितना हंसाएगा वो मन ही मन बेचैन हो गई। अगले दिन नितिन के साथ वो जब अपना पार्ट कर रही थी तो वो ये देख करके दंग रह गई कि वो बहुत अच्छा कलाकार भी था। वो उससे प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। बहुत जल्दी ही उन दोनों ने बिना गलतियों के नाटक का रिहर्सल कर दिखाया। प्ले डायरेक्टर भी उन दोनों से खुश थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। जब उसने नितिन को बधाई दी तो वो झट बोला, तो हो जाए एक कॉफी इसी बात पर। तो बोली थी, इतनी गर्मी में कॉफी? कोल्ड कॉफी कह रहा हूँ मैम, वो शरारत से बोला। चलिए फिर। वो मुस्कुराई और दोनों कैंटीन में चल दिए। आज उसे नितिन का एक नया टैलेंट पता चला था और वो उससे प्रभावित थी। उसने सोचा इसकी ज्यादा तारीफ की तो कहीं दिमाग ना चढ़ जाए, इसलिए चुप थी। पर नितिन बोला तभी,
सच कहूं तो अपने आज कमाल का अभिनय किया है, मैं तो दंग रह गया। वैसे रोने धोने के रोल आपकी पर्सनालिटी से मैच भी खूब करते हैं, है ना? क्या कहा? मैं रोटी हूँ क्या? मेरी शकल पर 12 बजे दिखते हैं आपको? वो गुस्से से बोली। जब आप खुद ही अपनी इतनी तारीफ कर लेती हैं तो मैं भला क्या कहूँ। वो फिर मस्खरी पर उतर आया था। खुशी को पहली बार उसकी बातों में ह्यूमर नजर आया और वो बोली, यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमन। ओह, तो प्लान ये फेल, प्लान बी प्रयोग करना होगा। नितिन ने सोचा, आज तो ये गुस्सा नहीं हो रही है, फिर कोई दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी। खुशी खिलखिला करके हंस दी और नितिन उसकी चमकती दंत पंक्ति, रसीले ओंठ और खिलता चेहरा निहार रहा था। क्या खूब गढ़ा है, भगवान ने भी आपको, बरबस बुदबुदाया ओ। खुशी एकदम से लजा गई। ये भी कभी भी शुरू हो जाता है, चले। अब वो धीरे से बोली, इतनी जल्दी? नितिन ने कहा और वो हंसता हुआ खड़ा हो गया। चलिए, आपका हुक्म माथे। कोई एक हफ्ते बाद की बात, खुशी प्रिंसिपल ऑफिस से निकल रही थी और उसे कुछ पेपर्स पड़े दिखे। उत्सुकता बस उसने उन्हें उठा लिया। कुछ बिजनेस से संबंधित पेपर थे शायद। वो उन्हें उलटती पलटती रही पर कुछ समझ ना पाई। उसे लगा कोई जरूरी कागज ना हो, जो भी हो प्रिंसिपल सर को से देती हूँ। वो कमरे में गई। वो बिजी थे। इशारा करके एक तरफ बैठने को कहा। खुशी गौर से सारा कमरा देख रही थी। क्या ठाठ होते हैं इन लोगों के, मजे से एसी की ठंडी हवाओं में बैठे हैं, हर समय अर्दली उनकी सेवा में हाजिर है। बस साइन ही तो करने होते हैं और इतने सारे लोगों से मीटिंग्स। बोलो क्या बात है, क्या नाम है आपका, किस ईयर की स्टूडेंट हो? वो बोले। उसने वो पेपर्स उनकी तरफ बढ़ा दिए। सर, ये बाहर कॉरिडोर में पड़े थे, शायद ऑफिस के काम के हों, क्योंकि ये आपके नाम हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। उन्होंने पेपर्स देखे और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ मिले तुम्हें? सर, कॉरिडोर में। वो डर गई थी उनका कठोर चेहरा देख करके। थैंक यू ए लॉट, यू मे गो नाउ, वो बोले और खुशी जल्दी से वहां से निकल आई। उस दिन दया बिला में तूफान आया हुआ था। सामान्यतः शांत रहने वाले बीडी जत्ती सर बहुत नाराज थे। जिस घर में हर वक्त हंसी ठहाके गूंजते हों, दया मैम की कड़क आदेशात्मक आवाज सुनाई देती हो, वहां बिल्कुल सन्नाटा था। नितिन घर में घुसा तो चौंक गया। बाहर ही गेटमैन से पूछा, काका आज इतनी चुप्पी क्यों है, सब ठीक ठाक तो है? पता नहीं छोटे मालिक, जब से मालिक घर आए हैं तभी से सब चुप हैं। क्या बात हुई है, कुछ पता नहीं। वो तेजी से अंदर गया। उसकी माँ दया स्टडी रूम में थी, कोई न्यूज पेपर पढ़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, माँ और पेपर पढ़ें, ऐसे कैसे हुआ? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या पढ़ रही हैं माँ? क्या पापा की कोई न्यूज आई है पेपर में? वो पास जा करके बोला। बिक्की कहाँ है? वो उसकी बात का जवाब ना दे करके उससे दूसरा प्रश्न पूछने लगती है। मामू, वो तो मुझे सुबह से नहीं मिले, कुछ हुआ है क्या? लगता है आज पापा के दरबार में फिर से उनकी पेशी है। तुम्हें भी बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं ओ। आज से पहले मैंने ऐसे उन्हें कभी नहीं देखा था। मैं तो बिक्की का इंतजार कर रही हूँ बस। कॉल लगाई उन्हें। नितिन कॉल करने लगा बिक्की को। स्विच ऑफ आ रहा है फोन। ये लड़का भी सुधरना ही नहीं, तेरे पापा के आगे मुझे बार बार नीचा दिखाता है। आने दे, आज इसको सारे दिमाग ठीक करूंगी। तभी बाहर बाइक के रुकने की आवाज आई और कोई गीत गुनगुनाता बिक्की घर में घुसा। हेलो भांजे, आज सारे दिन कहाँ था यार, दिखा ही नहीं। नितिन को देखते ही बोला। नितिन ने इशारे से उसे चुप कराना चाहा पर वो अपनी धुन में बोलता गया। आज हमारी सिस्टर अखबार पढ़ रही हैं। वाह, आज तो लगता है कि मेरी तारीफ अखबार वाले भी कर रहे हैं। क्या कारनामा किया है आपने ऐसा जो अखबार में आपकी तारीफ छपेगी? अंदर से आते नितिन के पापा बोले। आज आप भी घर में ही हैं जीजू, जल्दी आ गए आज। लौट जाऊं? अपने घर में आने के लिए तुम्हारी इजाजत लिया करूं अब? वो गुस्से में बोले। क्या हो गया आज, जब से आए हैं मूड उखड़ा है। अब मेरे मासूम भाई पर गुस्सा उतार रहे हैं। दया ने बिक्की का पक्ष लेना चाहा। आप हमारे बीच में आज नहीं बोलेंगी, कह देता हूँ। उन्होंने जलती निगाहों से दया को घूरा। किसी का मर्डर कर दिया क्या इसने, जो ऐसे कटघरे में खड़ा कर रहे हो?
वो तिलमिलाई। उससे भी बड़ा कारनामा किया है आपके भाई ने, पूछने दीजिए मुझे पहले। वो फिर बिफरे। हाँ तो साहबजादे, आपको जो टेंडर के कागजात दिए थे वो कहाँ हैं? वो नितिन और विक्की दोनों से बोले। मैंने तो मामू को दे दिए थे, उन्होंने मुझसे मांगे थे। नितिन साफ बच गया। ओफ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो आप उन कागजात के लिए परेशान हैं? लीजिए अभी दे देता हूँ, वो कहता हुआ अपने बैग में टटोलने लगा। दीजिए जल्दी। क्या हुआ, कहीं बेच दिए? मिस्टर जत्ती ताना कसते हुए बोले। विक्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नितिन, तूने मुझे दे दिए थे क्या? वो हकलाया। बिल्कुल, तभी जब आप उदय और रोहन के साथ थे। फिर कहाँ गए? विक्की परेशान होता हुआ बोला। क्या फर्क पड़ता है, जो वो खो भी जाए, आपके जीजा सड़क पर आ जाएं, आप सब बर्बाद हो जाएं। जत्ती जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये क्या सुन रही हूँ विक्की मैं? अब दया को भी उस पर गुस्सा आने लगा था। दीदी आपकी कसम, मेरे पास सुबह तक तो थे पेपर, फिर न जाने कहाँ चले गए। विक्की घिघियाया। उनके पर निकल आए होंगे, उड़ गए लगता है। उनका गुस्सा संभलने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या होगा? दया भी घबरा गई थी। आपके भाई की मेहरबानी से हम सब सड़क पर आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। जत्ती फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोले। आप इस बेचारे के पीछे ही पड़ गए हो जाती है गलती। दया धीरे से बोली। गलती? इसे गलती नहीं, गुनाह कहते हैं। गलतियां सुधारी जा सकती हैं पर गुनाह नहीं। आपके भाई की संगत में रह करके आपके साहबजादे भी बिगड़ रहे हैं, उसका क्या? पापा, आप बिना बात मुझे लपेट रहे हैं। मैंने क्या किया है? नितिन बौखला उठा था। आपकी खबरें मुझ तक पहुंचती रहती हैं। आप अब मेरे कॉलेज में हैं, अपनी ना सही मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल रखिएगा। माँ देखो, पापा मामू का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं। इन्हें तो ऐसी ही बुरी आदत से है शुरू से। दया ने मुंह बनाया। और आपको क्या क्या आदतें हैं वो गिनाऊं क्या बच्चों के सामने? जीजू, आप मेरी वजह से आपस में ना लड़ें। अब ये बताएं कि उस टेंडर का क्या होगा? वो तो बहुत जरूरी था, किसी गलत हाथ पड़ गया तो। गनीमत है कि आपको ज्ञान है इस बात का कि वो इम्पोर्टेंट था। चलिए करते हैं कुछ उसका। फिर कह करके वो जाने लगे। बताएं ना जीजू, क्या आपको मिल गया कहीं? मेरी जान सूख रही है सोच सोच करके। जी, वो तो भला हो एक लड़की का जिसने मुझे वो ला करके दिया। जत्ती बोले। क्या? सब एक साथ बोले। वो आपको मिल गया? फिर इतनी देर से हमें खामखा परेशान कर रहे थे। अच्छा, शर्म नहीं आती ये कहते हुए आप लोगों को? जत्ती जी की त्योरियां चढ़ गई। छोड़ो पापा, अब ये बताएं कि वो पेपर आपको ला करके किसने दिया? नितिन बोला। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने ला करके दिया? फर्क इससे पड़ता है कि वो ना मिल पाते तो। नहीं, जिसने भी ये काम किया है उसका एक धन्यवाद तो बनता है। नितिन बोल पड़ा। कोई फर्स्ट ईयर की लड़की थी, क्या नाम बता रही थी? दिमाग पर जोर डालते हुए वो बोले। खुशी, शायद यही नाम था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट थी वो। खुशी? ये नाम सुनते ही विक्की और नितिन चौंक गए। विक्की के दिमाग में जहां गुस्सा था, यार इस लड़की ने मरवा दिया जीजू, अब मुझसे चिढ़ गए हैं, मुझे लापरवाह बेवकूफ क्या क्या नहीं समझेंगे। आखिर मुझसे गिर कैसे गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लड़की ना उठाती तो मुझे ही मिल जाते। वहीं नितिन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये तो लगता है वही खूबसूरत लड़की है जिससे मैं अक्सर मिलता हूँ। अब तो पापा को भी पसंद आ गई है, बस माँ का ही अप्रूवल बचा है। फिर तो अपना रास्ता साफ है उसके साथ। नितिन जानता था कि वो ऐसे ही मन में गोलगप्पे फोड़ रहा है। उसकी माँ दया कैसी हैं वो भली भांति जानता था। उन्हें तो लड़की नहीं, कोई मोटी आसामी चाहिए थी जो उनका घर हीरे मोतियों से भर सके। फिर चाहे भले ही उन्हें अपना घर खुद ही छोड़ करके क्यों ना जाना पड़े। दया पूछ रही थी उन दोनों से, क्या जानते हो तुम दोनों वो लड़की कौन है? अगर पता चल जाए तो उसे इस बात की कीमत दे देना और किस्सा निपटा देना। मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। और मजे की बात यह थी कि विक्की और नितिन दोनों ही अनजान बन गए। नहीं, हम नहीं जानते हैं। विक्की ने तो यहाँ तक कहा, दीदी मैं कॉलेज काम से जाता हूँ, कोई लड़कियों से दोस्ती करने थोड़े ही जाता हूँ। दया आश्वस्त थी अपनी भाई की मासूमियत से। कितना सीधा है मेरा भाई। और एक ये है, हर समय इसके पीछे ही लगे रहते हैं। गलती तो इंसानों से ही होती है, कोई भगवान नहीं है हम।
सब जो बिल्कुल निर्दोष होंगे। बुराई की ये खूबी बहुत विशिष्ट होती है कि ये अपने जैसों के साथ ही घिरी रहना चाहती है। उसे वही लोग समझ आते हैं और ठीक लगते हैं जो बिल्कुल उसके जैसे हों। दया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो खुद और अपने भाई को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वैसे तो वो लोग महामानव की श्रेणी में खुद को आंकते, जिनसे कोई गलत काम होना असंभव था। पर अगर कभी कोई गड़बड़ भी हो जाए तो हम इंसान हैं, भगवान या देवता नहीं की दुहाई देने शुरू हो जाती है। विक्की उस दिन की घटना के बाद थोड़ा सावधान रहने लगा था। जानता था कि अगर जीजी को किसी दिन वाकई में गुस्सा आ गया तो अब दीदी भी बचा नहीं पाएंगी उसे। बस उसके दोस्त थे जो उसे चढ़ाए रखते थे हर वक्त। कितना डरता है तू यार, तेरे जीजा जी हैं, वो तुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। तू बस अपनी दीदी को खुश रखा कर, ये उनका गुरु मंत्र था। और विक्की बार बार उनके चढ़ाए में आ जाता था। एक दिन वो अपनी दीदी के लिए बहुत कीमती सिल्क की साड़ी लेकर के घर पहुंचा। दीदी अपनी आंखें बंद करो। क्या बचपना है ये विक्की, क्या कर रहा है? दया हंसने लगी। तभी उसे खुद के चारों ओर कोई मुलायम सी चीज महसूस हुई और विक्की की आवाज सुनाई दी, अब खोल लो आंखें। अरे ये क्या, कितनी सुंदर साड़ी और मेरा फेवरेट रॉयल ब्लू कलर, उफ लाजवाब। किसकी है? तुम्हारे लिए लाया हूँ दीदी, विक्की प्यार से बोला। तुझ पर पैसे कहाँ से आए? दया डर गई थी, कहीं गलत तरीके से तो नहीं लाया। अपनी पॉकेट मनी से और पहली कमाई से लाया हूँ दीदी, वो खुश होता हुआ बोला। आह मेरा राजा भैया, कितना प्यार करता है मुझको। दया निहाल हो गई थी। विक्की खुश था और आश्वस्त कि दोस्तों की बात सही साबित हो रही है। वो अपनी दीदी की नजरों में हीरो था और वो उसके खिलाफ अब कुछ भी नहीं सुन सकती थी। जीजू से भी उसकी बदमाशियां और आवारगी का फिर दीदी की सह मिलनी शुरू हो गई थी और वो मद मस्त होने लगा था। उसके जीजू बीडीसी सर पर उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी हरकत की रिपोर्ट पहुंच जाती थी। वो तलाश में थे किसी बड़ी गलती के। बस एक बार वो फंसे और फिर नहीं छोड़ेंगे वो इन दोनों भाई बहनों को। उधर नितिन की निगाहें लगातार खुशी को ढूंढती रहती। पूरे कॉलेज में हर समय उसने मिलना चाहा खुशी से, एक बार मिल करके उसे शुक्रिया करना चाहता था वो, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। अब तो उसे उसका क्लास भी पता चल गया था, किस सब्जेक्ट से है ये जान गया था वो। उसके कुछ दोस्तों से जानना भी चाहा था उसने, पर कुछ पता ना चल सका। एक दिन वो सीधे अपने पापा के ऑफिस में ही पहुंच गया। कहिए क्या बात है? उन्होंने नितिन को अपने रूम में आया देख करके औपचारिकता से पूछा। पापा? नो, मैं आपका पापा घर में हूँ, यहाँ पर सर कह करके बुलाएं। भूल गए हैं आप? वो थोड़े गर्मी से बोले। ओह कितने स्ट्रिक्ट हैं आप सर। मैं उस स्टूडेंट के बारे में जानना चाह रहा था जिसने हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। उसको एक छोटा सा धन्यवाद तो बनता है। तो कीजिए ना, किसने रोका है? हर अच्छे काम के लिए आप मेरी अनुमति चाहते हैं और कोई गलत काम होगा तो चुपचाप अपने मामू संग कर लेंगे। देखिए पापा, मैं ऐसा नहीं हूँ और इनफैक्ट मामू भी अब सुधर रहे हैं, नितिन कहने लगा। बस उसकी पैरवी मत शुरू कर देना, उसके लिए तुम्हारी माँ काफी है। हाँ तुम उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे, खुशी नाम है उसका। पर सर वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, नितिन ने बताया। तो आप सब खोजबीन करने के बाद आए हैं। चलिए कुछ तो अच्छा किया। मैं पता लगवाता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रही है और आप जाएं, पढ़ाई में ध्यान दें। उसे थैंक्स बोलने का काम भी मैं ही कर लूंगा। ओके पापा, चलता हूँ, कहते नितिन कमरे से निकल गया। नितिन ने उसकी क्लास का रिकॉर्ड चेक किया तो उसे पता चला कि वो मेडिकल लीव पर है। पिछले कई दिनों से वो वायरल फीवर से पीड़ित है। ओह, फिर तो मुझे उसके घर जा करके पता करना चाहिए। उसे खुशी का एड्रेस भी ऑफिस बुक में मिल गया था, पर वो उसके घर नहीं जा सकता था क्योंकि जत्ती सर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। वो खुद ही ये काम करने वाले थे। उसे लगा अगर वो पापा की बात की अवहेलना कर वहां जाएगा तो उन्हें बहुत बुरा लग सकता है और हो सकता है कि वो उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचने लगे। बिना बात के ही पंगा हो जाता है ऐसे तो। छोड़ो, पापा खुद ही देख लेंगे, मैं उससे बाद में ही मिल लूंगा। फिर वो भी कहीं मेरा इस तरह अपने घर आना पसंद ना
करे कहीं, सोचता हुआ नितिन अपनी क्लास की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे बिक्की अपने दोस्तों संग मिल गया। हाय हीरो, कहाँ की जल्दी है? रोहन बोला। उदय हंसा। अब ये बहुत सिंसियर हो गया है, हर वक्त पढ़ता रहता है। अरे चल नितिन, आज फ्राइडे है, एलएससी का फर्स्ट शो देखने चलते हैं, बिक्की बोला। एलएससी मतलब? नितिन परेशान हो गया। लाल सिंह चड्ढा, आमिर करीना की है, तेरा फेवरेट शाहरुख भी है, सुना है बहुत बढ़िया है। मैंने प्रोमो देखा था, एकदम मस्त। संजय भी बोल पड़ा। आप सब जाएं, मेरा पीरियड है और मैं बंक नहीं मारता कभी, आप जानते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद हमारे नितिन का ही नाम तो आता है, उदय ने कहा और सब खिलखिला करके हंस दिए। देख लो मामू, आप जा तो रहे हो, इस बार पापा से नहीं बचाऊंगा मैं। नितिन को गुस्सा आ गया था। बस तू हमारी शिकायत ही मत करना, इतना काफी है, बाकी हम देख लेंगे। बिक्की का दिमाग आजकल सातवें आसमान पर था। जब से दया दीदी ने उसे आश्वासन दिया था कि वो उसके जीजा को उसे कुछ ना कहने देगी, उसके हौसले मजबूत हो रहे थे। जाओ जाओ आप सब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, नुकसान आपका खुद का है। जब आपको ये बात समझ आएगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा, फिर पछताते रहिए। नितिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सब उसकी खिल्ली उड़ा करके गए थे, पर बिक्की मामा की वजह से वो चुप था। जानता था उसकी माँ उनमें कितना विश्वास है, वो कभी उनकी कोई बुराई सुनती ही ना थी, फिर कहने का क्या फायदा। ओह, फिर रसोई आ गई तू? कितनी बार मना किया है कि कुछ दिनों आराम कर ले, पर मेरी बात कोई सुने तब ना। वैभव गुस्सा होते हुए खुशी से बोले। बस पापा, जल्दी से कुछ चटपटा बना करके अभी आती हूँ। इतने दिनों से वायरल के कारण मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है। आप रोज रोज मुझे लौकी की सब्जी और मूंग दाल खिलाते रहे हैं, लेकिन आज नहीं, आज तो कुछ चटपटा खाने का बहुत मन है। नहीं अभी नहीं बेटा, वायरल रिवर्स ना हो जाए, एक आध दिन की तो बात है, फिर जितना मन करे गोलगप्पे खाना। गोलगप्पे की याद मत दिलाएं पापा, उनसे तो कभी मन भरता ही नहीं है, खट्टे मीठे पानी से, आह मिर्च वाले। खुशी ने चटकारा लिया। बस बस, अब आ गया ना मुंह में पानी। वैभव हंसे, फिर अचानक गंभीर होते हुए बोले, ये जिंदगी भी गोलगप्पे जैसी ही तो है, कितने भी खा लो दिल भरता ही नहीं है। ओह पापा, आप फिर शुरू हो गए। उनकी बात को वहीं रोकती हुई खुशी बोली। तभी डोर बेल बजी। ट्रेंग ट्रेंग, आता हूँ कहते हुए वैभव दरवाजे तक गए। जी कहिए, आप वो आगंतुक से परिचित ना थे? जी, खुशी अरोरा यहीं रहती हैं। आप कौन? आइए, उन्हें जगह देते हुए वो बोले। मैं बीडी जत्ती, उसके कॉलेज का प्रिंसिपल। आइए सर आइए, वेलकम। वैभव चौंक गए। तब तक खुशी भी वहीं आ गई थी। गुड मॉर्निंग सर। वो भी उन्हें अपने घर देख करके चौंक गई। हाउ आर यू? आर यू नॉट फीलिंग वेल? उन्होंने उसकी कमजोर और पीले पड़ते चेहरे को देख करके पूछा। यस सर, वायरल फीवर हो गया था, खुशी बोली। तब तक वैभव उनके लिए पानी ले आए थे। पानी लीजिए, गुनगुना करके दिया है थोड़ा। थैंक यू, आजकल मैं भी ऐसा ही पीता हूँ। दरअसल आप मुझे यहाँ देख करके चौंक गए होंगे, पर आपकी बेटी ने काम ही ऐसा किया है कि मैं खुद को रोक ना सका। धड़कते दिल से वैभव ने खुशी को देखा और उनसे पूछा, ऐसा क्या हुआ सर? डरिए नहीं, आपकी बेटी बहुत होनहार है, इसके साथ ही उसकी व्यवहारिक बुद्धि की भी दाद देनी होगी। उसने कुछ दिनों पहले मुझे कुछ कागज ला करके दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर के कागज थे। अगर वो गलत हाथ पड़ जाते तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता। ये उन्हें इग्नोर करके डस्टबिन में फेंक भी सकती थी, पर इसने ऐसा ना करके वो मुझे ला करके दिए। उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ मैं। खुशी ने चैन की सांस ली। वो भी डर गई थी कि पता नहीं क्या गलत हो गया मुझसे। वैभव भी संतुष्ट नजर आ रहे थे। इसे वायरल हो गया था इसलिए कॉलेज नहीं जा पाई पिछले वीक, वैभव बोले। तो प्रिंसिपल कहने लगे, कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाए तभी आना। तब तक खुशी उनके लिए चाय बना लाई थी। थैंक यू बेटा। चाय की सिप भरते हुए वो बोले, वाह कितनी टेस्टी चाय है। इस चाय ने मुझे किसी की याद दिला दी और वो कहीं खो गए। सर बिस्किट लीजिए। वैभव ने उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई।
हाँ, बिस्किट लेते हुए खोए हुए वो सामने लगी तस्वीर देखने लगे। ये तस्वीर तो जानी पहचानी सी लग रही है, ये कौन है? वो बोले, ये मेरे पिताजी डॉक्टर देवेश अरोरा हैं सर। वैभव बोले, प्रोफेसर अरोरा? वो खुशी और आश्चर्य से बोले, वो आपके पिताजी हैं? हे, वो दुखी हो करके बोले, बिफोर लास्ट ईयर वो नहीं रहे। आई एम सॉरी, जत्ती सर बोले, पर वो मेरे फेवरेट थे और मुझे बहुत मानते भी थे। मैं नहीं जानता था कि खुशी उनकी ही पोती है, तभी ये इतनी समझदार है। कहीं आप हाथरस वाले ब्रजेश दत्त तो नहीं हैं? वैभव बोले, आपसे मेरा जिक्र किया क्या उन्होंने कभी? ब्रजेश उत्तेजित हो गए थे कुछ खुशी की अधिकता से। कभी वो तो अक्सर आपका जिक्र करते थे। जैसे अच्छे प्रोफेसर को स्टूडेंट नहीं भूलते, वैसे ही अच्छे स्टूडेंट को कुछ प्रोफेसर भी याद रखते हैं। वो जब भी हम भाई बहन को मैथ पढ़ाते थे तो आपका जिक्र करना नहीं भूलते थे। आपको वो रामानुज कहते थे। जत्थी सर की आंखें गीली हो गई। खुशी ने बढ़ करके उन्हें टिश्यू पेपर दिया। थैंक यू खुशी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो वो तुम्हारे दादाजी थे। सच कहूं तो हमें आपसे कई दफा ईर्ष्या भी हो जाती थी जब पिताजी आपकी हर वक्त तारीफ करते थे। तो वैभव बोले और ये सुन करके जत्थी सर की आंखें छलछला आई। बताइए, मुझे पता ही ना था कि अरोरा सर मेरे इतने नज़दीक ही रहते हैं, नहीं तो उनके रहते मैं उनसे अवश्य मिलता। मैं अक्सर ही उन्हें बहुत याद करता था। पापा, मेरा पीरियड है, मैं चलूं? खुशी ने पूछा। तुम अब ठीक महसूस कर रही हो, जा सकती हो, चली जाओ, पर जल्दी लौटना, कह करके उन्होंने खुशी को जाने की इजाजत दी। दरअसल वो अकेले में जत्थी सर से कुछ जानना भी चाहते थे। सर बुरा ना माने तो एक पर्सनल बात पूछूं? वैभव उनसे बोले, पहली बात तो ये कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, हम उम्र ही हैं, फिर तुम मेरे गुरु भाई हुई। दूसरी ये भी कि मुझसे अब औपचारिकता नहीं, तुम एक नहीं 2 सवाल पूछो। जत्थी गर्मजोशी से बोले, ठीक है ब्रजेश, ये ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, हाँ बोलो। पिताजी बताते थे कि तुम्हारी दोस्ती किसी बहुत खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की से थी, शायद पूर्वी नाम था उनका। वो ही तुम्हारी धर्मपत्नी है अभी, या तुम दोनों एक ना हो सके। पिताजी ने बताया था कि आपके घर वाले इस रिश्ते से नाराज थे और आप बहुत अपसेट थे उस बात से। उफ, किसकी याद दिला दी यार तुमने। बड़ी लंबी कहानी है और बड़ी दुख भरी है। किसको अपना सच्चा इश्क मिल गया है जो मुझे मिलता? यानी कि आप उनसे नहीं मिल पाए? मिला भी और नहीं भी, वो खोया हुआ सा बोला। वो कैसे? वैभव आश्चर्य से बोला, वो मुझे मिली भी, मेरी जिंदगी में आई, पर बहुत कम वक्त के लिए, पर उसकी यादें और उसकी निशानी मेरे पास है जो मेरे जीने का सहारा है। कहने को मैंने दूसरी शादी कर ली है, पर आज भी वो मेरे ख्वाबों में, मेरे हंसने रोने बात करने में शामिल है। मैं चाह कर के भी उसे भूल नहीं पाता। मेरी दूसरी पत्नी दया, वो स्वभाव से वैसे ही थोड़ी उग्र है और मेरी उसके प्रति बेरुखी उसे और उग्र बनाती जा रही है, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ब्रजेश लगातार बोलते जा रहे थे। शायद बहुत समय से रोका हुआ बांध आज टूट गया था और अब बेकाबू हो बह निकला था। उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि अभी कुछ घंटे पहले जो व्यक्ति उनके लिए अनजान था, वो अचानक इतना करीबी कैसे हो गया कि वो उससे अपनी जिंदगी के हर राज बेपर्दा करने को बेकरार थे। वैभव भी उनकी बातों में खो गए थे। उन्हें भी समय का ध्यान ही नहीं रहा। उनकी चाय भी ठंडी हो चुकी थी और वो दोनों मगन हो अपनी बातों में रमे हुए थे। तभी बेल बजी और खुशी आ गई। सर यहीं है अभी तक? उसे आश्चर्य हुआ, आखिर इन दोनों में ऐसी क्या बात चल रही है। उसे देखते ही वैभव बोले, बेटा कुछ खाना ऑर्डर कर दो स्विग्गी से या जोमेटो से, और ब्रजेश से पूछ लो वो क्या पसंद करेंगे। उनकी बात से ब्रजेश चौंके। मैं चलता हूँ, मेरी लंच बाद गवर्निंग बॉडी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर अब हम दोस्त हैं और मिलते रहेंगे। अभी तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, वैभव बोले। खुशी को आश्चर्य हो रहा था कि ये कुछ घंटों में इतने पक्के मित्र कैसे बन गए। वैभव के दिमाग में ब्रजेश की बातें ही घूम रही थी। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी में हर कोई बहुत दुख दर्द समेटे हैं अपने सीने में।
थोड़ी देर पहले तक इन्हें देख करके मुझे लग रहा था कि ये कितने खुश, संतुष्ट और प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। इन्हें क्या कमी होगी जिंदगी में, लेकिन बात की तो पता चला कि वो भी कितना कुछ चुपचाप झेल रहे हैं। सच ही है, किसी को एकदम से देख करके ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि वो सुखी हैं या नहीं। जिंदगी वाकई किसी की आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है कुछ सहन करके, कुछ सही वक्त पर सही निर्णय लेकर के और कुछ बातें नजरअंदाज करके। जो इस कला में माहिर हो जाता है बस वही सिकंदर है। पापा, आप क्या सोचे जा रहे हैं आज? देख रही हूँ जब से प्रिंसिपल सर गए हैं आप कुछ खोए हुए से हैं। ये तो बताएं कि आपकी उनसे क्या बात हुई? कुछ खास नहीं बेटा, उसे टटोलते हुए वो बोले। लेकिन हाँ, ये जरूर कि वो अच्छे आदमी हैं और मुझे बहुत समय बाद एक अच्छा दोस्त मिल गया। वो तो है, खुशी मुस्कुराई। लेकिन उनके चक्कर में आज आप मुझसे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, जरा उनकी आप बीती सुन करके भावुक हो गया था बस। वैभव बोले। चलिए अब खाना खा लीजिए, फिर आपके रूटीन चेकअप के लिए भी चलना है। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, हर बात का कितना ख्याल रखती है तू। बस मस्का बाद में, पहले ले लें दवा। कितनी कड़वी दवाई निगलनी पड़ेगी मुझे, कहते हुए वैभव ने झट गोली पानी के साथ सटक ली। वो सोचने लगे, ये बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। ऐसी ही नीलू थी, गुस्सा करके मुझे खिलाती थी चीजें, लेकिन ये कितने दिनों की है, अपनी ससुराल चली जाएगी, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। यही रीत है जमाने की। आप फिर सोच में पड़ गए क्या? क्या हुआ आपको पापा? चलिए कुछ देर टीवी में न्यूज सुनते हैं, आपका मन बदल जाएगा। कहते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया। ये कौन सा चैनल लगा दिया बेटा? कितनी जल्दी बोलती है ये न्यूज रीडर, 10 मिनट में 20 खबर। अरे क्या जल्दी पड़ी रही है इसे, जो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ी जा रही है। कहीं और लगा खुशी, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ओ हंसी, लगाती हूँ अभी। तभी वो बोली, अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एमजीएस कॉलेज में एटम ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मीटिंग में व्यस्त हाई ऑफिशियल्स जख्मी। क्या? खुशी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अभी तो सर कह रहे थे कि उन्हें किसी मीटिंग में जाना है। वो तो ठीक है। वैभव भी ये सुन करके घबरा गए। हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। चलो खुशी बेटा, लेकिन वो कॉलेज में मिल जाएंगे इस बात की क्या गारंटी है? फिर किसी हॉस्पिटल में है या घर पर अपने, कैसे पता चले? कल चलेंगे। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरी ब्रजेश से खासी दोस्ती हो गई है, वो भी मुझे देख करके खुश ही होंगे। सुख में आप किसी के यहाँ ना भी जाएं एक बार को, लेकिन दुख तकलीफ में जरूर जाना चाहिए। ठीक है पापा, पर आपको डॉक्टर के पास भी चलना था, उसका क्या करें? खुशी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच आई थी। तू ऐसा करो, मेरी कैब बुक करा दे। पहले मैं कॉलेज देखने जाऊंगा उन्हें, फिर डॉक्टर को दिखाता आ जाऊंगा। खुशी अभी आश्वस्त नहीं थी उनकी बात से, पर वैभव की जिद के आगे वो झुक गई। शायद वो उसकी परेशानी भांप गए थे। बीमार हुआ हूँ बेटा, पर अकल पूरी काम करती है। बच्चा नहीं हूँ जो कहीं गुम हो जाऊंगा, मेरी फिक्र ना करो इतनी। खुशी मुस्कुरा दी थी ये सुन करके। ठीक है, मुझे कॉल पर बता दीजिएगा, लेकिन याद से कि सर ठीक तो हैं, और आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ डॉक्टर के पास भी चलूंगी बाद में। ओके? वो भी मुस्कुराए और जल्दी बाहर जाने के लिए एक हैंड बैग में पानी की बोतल, डॉक्टर की रसीद और कुछ जरूरी चीजें रखने लगे। थोड़ी देर में वो टैक्सी में बैठे थे और टैक्सी तेजी से गंतव्य की तरफ दौड़ रही थी। उनका मन भी कल सुबह हुई ब्रजेश जी की मुलाकात में उलझ गया। वो सोच रहे थे, बताओ, जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, अभी ठीक ठाक मिले, थोड़ी देर में ही ये दुर्घटना हो गई। बस अब तो एक ही इच्छा और प्रार्थना है भगवान से कि कोई हताहत ना हुआ हो, सब ठीक हो। तभी ड्राइवर ने उनको पूछा, सर आपको किस गेट पर उतरना है, गेट नंबर 1 या 2? ओह, उनका ध्यान टूटा और वो बोले, गेट नंबर 2 पर ले लो। गाड़ी से उतरते वो बोले, तुम यहीं वेट करना मेरा, शायद मुझे एकदम ही दूसरी जगह चलना हो। ठीक है सर, कह करके उसने गाड़ी वहीं पार्क कर ली। वो तेज कदमों से रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ गए। क्या वो लोग होप नर्सिंग होम में एडमिट हैं?
ज्यादा चोटें आई हैं क्या? वो घबरा के बोले। नहीं सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बट आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच। कहते हुए वो जल्दी से पार्किंग की तरफ बढ़ गए। अब उनकी टैक्सी होप नर्सिंग होम की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें लगा कि खुशी उनके फोन का इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे क्या बताएं अभी। पहले उनसे मिल लें, एक बार देख करके तसल्ली कर लूं, फिर बताऊंगा। थोड़ी देर में वो बी विंग फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 101 के आगे खड़े थे, जहां ब्रजेश एडमिट थे। उन्हें ब्रजेश के अलावा कोई जानता भी नहीं था। वहां कई लोगों की भीड़ थी। वो क्या कह करके खुद को इंट्रोड्यूस करें। वहां ब्रजेश के दोस्त उन्हें थोड़ा अजीब लगा, पर फिर आगे बढ़ करके उन्होंने एक महिला को हेलो बोला। शायद ये उनकी पत्नी हो। वो पास जा करके बोले, मैं वैभव अरोरा, ब्रजेश का दोस्त, कैसे हैं वो? उसने थकी सी निगाह से उन्हें देखा और बेरुखी से बोली, ठीक है, अब क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ? झिझकते हुए वो बोले, जी अभी नहीं। पास से गुजरती नर्स बोली, जो उनकी वार्तालाप सुन रही थी। वहीं एक नवयुवक भी खड़ा था। वो अदब से उनके पास आकर के बोला, अंकल आप? लोगों की दुआ से पापा बिल्कुल ठीक हैं। अब बाल बाल बचे वो लोग। बाकी दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। वैसे एग्जैक्टली हुआ क्या था? वैभव बिना पूछे ना रह सके। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। वो तो भला हो ऑफिस क्लर्क का, उसने एकदम मेन स्विच ऑफ कर दिया और करंट नहीं फैला, नहीं तो बड़ी दुर्घटना बन जाती। भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते हैं, वैभव ने कहा तो नितिन उसे गौर से देखने लगा। ये कौन से दोस्त हैं पापा के? पहले कभी देखा नहीं इन्हें। आपको पहचाना नहीं मैंने अंकल। आप? नितिन ने वैभव के पास बैठते हुए कहा, मैं ब्रजेश जी से अभी कल ही मिला हूँ और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कल ही? वो आश्चर्यचकित था। दिमाग पर जोर डालते हुए नितिन बोला, आप अरोरा सर तो नहीं कहीं? पापा कल डिनर में कुछ जिक्र तो कर रहे थे आपका। ओह ऐसा? उन्होंने परिवार में मेरा जिक्र भी किया। वैभव खुश होते हुए बोले, और बेटा आप उनके कौन हो? मैं उनका बेटा नितिन हूँ। वो शालीनता से बोला, वो मेरी माँ है। दया की तरफ इशारा करता वो बोला, आप मिले उनसे क्या? मिला भी और नहीं भी। आज के हालात ऐसे हैं कि उनका टेंस होना लाजमी है, फिर कभी इंट्रो हो जाएगा। वैसे ब्रजेश जी से कितनी देर में मिलना हो पाएगा? शायद अभी वक्त लगे। उनकी बॉडी शॉक्ड होने की वजह से डॉक्टर ने कंपोज दे दिया है शायद। ओह, आज मंदिर जा करके कुछ प्रसाद बांट देना गरीबों को। ऐसी किन्हीं घटनाओं में जिंदगी भर का लिया दिया ही सामने आ जाता है। ठीक कहा आपने। आपसे बात करते हुए लग रहा है जैसे पापा से ही बात कर रहा हूँ। वो भी ऐसी ही बात करते हैं। नितिन हंसा। क्या बात है? वैभव भी मुस्कुराए। उन्हें नितिन बहुत संस्कारी लड़का लगा। बस ऐसा ही कुछ अच्छा लड़का चाहिए था उन्हें अपनी खुशी के लिए। लेकिन फिर उन्हें खुद पर ही हंसी आ गई। कहाँ वो लोग और कहाँ वो खुद। उन दोनों के परिवार के स्टेटस में बहुत अंतर था, और खुशी तो वैसे भी शादी का नाम सुन करके ही बिदकती थी। जब भी कभी वो उसकी शादी की बात करते वो अपसेट हो जाती। कहा ना पापा आपसे कि शादी करके कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो कहते थे, फिर ऐसा है तो तेरे लिए हम घर जवाई ढूंढ लेंगे, और बात हंसी हंसी में टल जाती। अंकल आप लौटना चाहें तो चले जाएं, पापा से मिलने में तो शायद ज्यादा वक्त लगे। तभी नितिन उनके पास आता हुआ बोला, ठीक है बेटा, ये मेरा नंबर है, कोई जरूरत हो तो कॉल करना मुझे। अभी रूटीन चेकअप के लिए भी जाना है। वो होश में आए तो उन्हें बताना मेरा। तभी सिस्टर ने आकर के कहा, आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, वो होश में है। नितिन मुस्कुराया और उन्हें इशारा किया, आ जाइए 5 मिनट, आप भी मिल ले अगर चाहें तो। जरूर, कहते हुए वो सब उनके कमरे की तरफ लपके। ब्रजेश बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे, पर वैभव जी की तरफ निगाह पड़ते ही वो हल्के से मुस्कुरा दिए। तो आपको भी हमारी जानकारी मिल गई दोस्त, वो धीरे से बोले। जैसे ही सुना खुद को रोक नहीं पाया आने से। आप आराम करो, जल्दी ही मिलते हैं फिर। मेरे बेटे नितिन से मिले? ब्रजेश बोले। बिल्कुल मिला, बहुत अच्छा लड़का है, वो बोले। दया की झुंझलाहट आ रही थी कि ये कौन रातों रात इनका इतना करीबी दोस्त बन गया कि ये हम लोगों को भी इग्नोर कर रहे हैं।
होश आया नहीं कि उनसे बोलने लग गए। वो हस्तक्षेप करती बोली, लीजिए ये जूस पी लीजिए, डॉक्टर ने कहा है। ओह, मैं अब इजाजत चाहूंगा। वैभव बोले और सबको नमस्ते करके जाने लगे। जाओ नितिन अंकल को बाहर तक छोड़ आओ, ब्रजेश कहने लगे तो दया फिर चिढ़ गई। उनके जाते ही तंज कसते हुए बोली, काफी करीबी लगते हैं ये आपके, कोई बिजनेस पार्टनर हैं? आप नहीं समझेंगी, ये उससे भी बढ़ करके हैं। किसी से बढ़ करके हो या ना हो, हमसे जरूर बढ़ करके हैं। दया भुनभुनाई, अरे माँ, आप तो यहाँ भी शुरू हो गई, ये हॉस्पिटल है और पापा बीमार हैं। नितिन कमरे में आता हुआ बोला, कोई बात नहीं बेटा, तेरी माँ के इस व्यवहार से जल्दी अच्छा फील करने लगूंगा। कैरी आन मैडम, वो दया की तरफ फिर मुंह करके बोले। उधर वैभव बता रहे थे खुशी को कैसे उनके दोस्त ने उनको पहचान लिया अपनी परेशानी की हालत में भी, और उन्होंने जिक्र भी किया था अपनी फैमिली में उनका। वो बहुत खुश थे और खुशी खुश थी अपने पापा को नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ता हुआ देख करके। कल से ही उनमें एक सकारात्मक बदलाव नोटिस कर रही थी। ये तो बताएं, आपके डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा फिक्र की कोई बात नहीं है, अब मेरा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल आया है, जल्दी ही मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। और विटामिन डी लेवल? खुशी चिंतित थे। वो तो ठीक ही हो जाएगा, मैंने उनके इंजेक्शन शुरू कर दिए हैं, बाकी धूप अपना काम करेगी। वैभव निश्चिंत थे और बहुत खुश थे उस दिन। तो पापा कुछ देर में शिप्रा के पास जाऊं? खुशी बोली। तू और तेरी सहेली? हंसे थे वैभव, जा जल्दी आ जाना। शिप्रा का जब से फोन आया था कि उसे खुशी से कोई जरूरी बात करनी है, वो बेचैन थी कि आखिर क्या बात है जो उसने यूं बुला भेजा है। खुशी वहां पहुंची तो शिप्रा ने उसे एक फोटो दिखाई। बता कैसा है? कोई नौजवान युवक था, लंबा गोरा घुंघराले से बाल, अच्छा खासा हैंडसम। कौन है ये हीरो? तेरा दिल आ गया क्या इस पर? कॉलेज में है या कहीं और? ओह, तू अपनी कजिन की मैरिज में गई थी, वहां मिला क्या? उफ, खुशी बहुत गंदी आदत है तेरी। मैंने प्रश्न पूछा था और तूने उसके जवाब में इतने नए प्रश्न दाग दिए। वो नाराज होती हुई बोली, अच्छा बता ना ये कौन है? खुशी ने उसकी चिरौरी की। इसका रिश्ता आया है मेरे लिए, वो दुखी होते हुए बोली। तो तेरा मुंह क्यों लटका है? मैं तो एकदम हाँ कर देती। खुशी चहकी। अच्छा, तुझे तो शादी करनी ही नहीं है लेकिन? ओ तो मैं पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती इसलिए। खुशी की आवाज थोड़ी सीरियस हो गई। ये दरअसल बहुत अमीर लोग हैं इसलिए। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तो इतना हैंडसम, ऊपर से पैसे वाला भी, और क्या चाहिए? फिर शुरू हो गई, तेरी यही आदत बहुत बुरी है यार। सॉरी, बता ना तू क्या कहना चाहती है? खुशी अब चुप हो गई थी। देख, मुझे डर है कि कहीं ये मुझे शादी के लिए परेशान ना करें। शादी सेम स्टेटस में ही ठीक होती है। मैं इनके घर में मखमल में टाट का पैबंद खाने के लाले पड़ रहे हो, वो क्या करेंगे? लेकिन देख रही हूँ कि सब दकतीर के खेल हैं और बाकी तिकड़म के भी। खैर, लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही हैं, और दूर के लोग की तो छोड़ें, अपने नजदीकी रिश्तेदार सबसे ज्यादा बोलते हैं। उन्हें छुपाया भी नहीं जा सकता है, उन पर सब बातों का रेडीमेड जवाब होता है। शिप्रा की बुआ ने जब ये सुना तो वो बोले बिना ना रह सकी। भाभी शिप्रा तो सुंदर और पढ़ी लिखी दोनों है, साथ ही संस्कारी भी। इसे तो घर वर मिल ही जाना था। समस्या तो तब होती जब लड़की सुंदर भी ना हो और फूहड़ भी हो। जहाँ तक बात रुपए पैसे की है तो वो हाथ का मैल है। शिप्रा की ससुराल में इतना है कि 7 पुश्त भी बैठ करके खा सकती हैं। कल का कोई ऊंच नीच हो जाए तो खाली नहीं बैठेगी शिप्रा। उस पर तो अभी भी अच्छी जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं। 4th ईयर में है ना, लेकिन उसके ससुराल वाले कराना ही नहीं चाहते। हाँ जीजी, मैं भी तो वही कह रही हूँ, ताई जी खिसिया के बोली थी। थोड़ी सी बूंदाबांदी के बीच शिप्रा की विदाई हो गई थी। बड़ी सी सुंदर ऑडी कार में अपने सुंदर सलोने दूल्हे के साथ शिप्रा विदा हो गई थी, और उसके माँ बाप आंखों में आंसू भरे उसे जाते देखते रहे। खुशी भी लुटी पिटी देखती रही। वो बेचैन थी, अब शिप्रा महीने भर बाद मिलेगी। आज ही पग फेरे के बाद महीने भर को जो जा रही थी, वो मोहक ने पेरिस की टिकट बुक करा रखी थी अपने हनीमून के लिए।
हर कोई रश्क कर रहा था शिप्रा की तकदीर पर और वो सब कुछ यंत्र चलित सी करती चली जा रही थी। शायद समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सपना है या कोई हकीकत। जब से शिप्रा विवाह बंधन में बंध करके अपनी ससुराल चली गई थी, खुशी को बहुत अकेलापन महसूस होता। वो कॉलेज में उसके साथ आती जाती थे, संग ही घर में कोई नई बात होती झट शिप्रा से शेयर करती। वो उसकी सखी तो थी ही, साथ ही उसकी माँ, भाभी, बहन की भी भूमिका बखूबी निभा रहे थे। और अब उससे बिना बतियाए खुशी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन कॉलेज में वो एकदम उदास होकर के घूम रहे थे। गर्ल्स कॉमन रूम में थोड़ी देर काट आई पर उसका मन ना लगा। वहाँ लड़कियां वो ही घिसी पिटी बातें कर रही थी, मसलन किस ड्रेस के साथ कौन सी नेल पॉलिश लगानी है, दिवाली के उत्सव में कहाँ कौन सी नई रिलीज मूवी देखनी है। खुशी को कभी किसी और के संग मन ना लगता। उसे शिप्रा बार बार याद आ रही थी। मन किया कि उसे फोन ही कर ले, पर फिर सोचा कहीं ये उसका पागलपन ना हो सो करे। आखिर वो अपने हानीमून पर थी और ऐसे में खुशी की उसे कॉल करना उसे जचा नहीं। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसके फोन की रिंग बज उठी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। उसने चौंक करके देखा तो कॉल शिप्रा की ही थी। उई माँ, उसने आंखें मली, क्या वो भी मुझे मिस कर रही है? वो उछल गई और झट फोन उठाया। हाय डार्लिंग, कैसी है? क्या मस्ती हो रही है? मोहक जीजू कैसे हैं? शिप्रा की आवाज इतनी लहकती हुई नहीं थी जितनी वो सोच रही थी। उसने फीका सा जवाब दिया, सब कुछ ठीक है। जैसे कोई बहुत फूला हुआ गुब्बारा फुस के साथ पिचक जाए, ऐसे खुशी का उत्साह ठंडा पड़ गया था। तेरी रिएक्शन इतनी मरी हुई क्यों है सिप्पू? वो प्यार से बोली। इज एवरीथिंग ओके? ओके डियर, इस बार कुछ आश्वस्त करती हुई आवाज आई उधर से। ओ हमारी साली साहिबा हैं ये। तब तक मोहक शिप्रा से फोन ले चुका था। देखिए आप कितनी खास हैं इनके लिए। अपने हानीमून में भी इन्हें आपकी याद आ गई। मुझे तो आपसे जेलसी हो रही है। नहीं नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों को ही एक दूसरे की बहुत आदत है, बस उसी वजह से शायद। मैं भी शिप्रा को बहुत मिस कर रही थी। दरअसल बरसों से संग रहे हैं, आदत छूटने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। बेफिक्र रहिए, हम आपकी आदत छूटने नहीं देंगे, मोहक ने कहा और ठहाका लगा करके हंस दिया। खुशी को उसकी हंसी कुछ बनावटी लगी। वो सहम गई। अब तो शिप्रा से मिलकर के ही हकीकत जानी जा सकती है। ये सोच करके वो मन महसूस करके रह गई। तभी वहाँ बिक्की आ गया। हेलो ब्यूटीफुल, वो खुशी के पास आ गया। बड़ी गहन सोच में हैं और उदास भी। क्या हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं आपको इस उदासी से दूर लाने में? जी नहीं। तो वो हड़बड़ा गई और खुद को बिक्की से दूर करती हुई खुद में ही सिमटने लगी। अरे अरे रे, आप लगता है फिर खफा हैं हमसे। पता नहीं क्या खता हुई इस गुस्ताख से कि आप उसे अपने करीब आने ही नहीं देती कभी। वो बेशर्मी से बोला। देखिए प्लीज, आप इस तरह की बातें ना किया करें। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कॉलेज पढ़ाई करने आती हूँ, ना कि ये सब करने। खुशी थोड़ा अटपटा गई थी। क्या सब भला? वो भोला बनते हुए बोला। तभी वहां नितिन आ गया। अरे मामू, आप यहाँ? मैं आपको पूरे कॉलेज में ढूंढ आया। अरे आप भी यहाँ? हेलो खुशी जी, वो खुशी को देखता हुआ बोला। उधर खुशी सोच रही थी, तो ये दुष्ट बिक्की इसका मामा है, यानी ये नितिन प्रिंसिपल सर का बेटा है। ओ माय गॉड! बिक्की तो नितिन को देखते ही वहां से सरक गया और नितिन खुशी को थैंक्स कह रहा था उस दिन के लिए। तो सर ने आपको भी बता दिया उस दिन की घटना? वो बोली। आपने इतना उपकार किया हम सब पर, हमारी फैमिली पर, एक छोटा सा थैंक यू तो बनता ही है। नितिन हंसा। ओके, मैंने आपका थैंक यू ले लिया। खुशी ने उससे पीछा छुड़ाना चाहा। अजी ऐसे कैसे? इतना सूखा थैंक यू करना ये नितिन के उसूलों के खिलाफ है। वो आपको बाकायदा एक कॉफी पिलवाएगा, संग ही पनीर जलेबी भी। उसने खुशी को देखा, वो बुरा सा मुंह बना रही थी। नितिन झट अपनी बात बदलते हुए बोला, वैसे यहाँ का सांभर बड़ा बैड टेस्टी होता है। आपने कभी टेस्ट किया है? जी, मैं घर से काफी हैवी ब्रेकफास्ट खा करके चली थी। प्लीज सॉरी। सॉरी? नो सॉरी एक्सेप्टेड। वो मस्खरी करते हुए बोला।
प्लीज चलिए ना, हम कितने दिनों बाद मिले हैं, कुछ बातें साथें कर लेंगे, प्लीज रिक्वेस्टेड। उसने इस अंदाज में कहा कि खुशी हंस पड़ी। चलिए फिर, वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला, मैं जानता था कि आप मुझे मना नहीं कर पाएंगी। ए मिस्टर, किसी गलतफहमी में मत रहिए, मैं आउट ऑफ कर्टसी आपके साथ जा रही हूं और कोई मतलब ना ही लगाएं तो आपकी भलाई उसमें है। जी बिल्कुल, बाय द वे आप कल शाम क्या कर रही हैं? नितिन उसके संग चलते हुए बोला। जी कल शाम कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? खुशी परेशान सी हुई। कहीं घूमने चलते हैं आपके साथ, वो मस्ती में बोला। अजीब जबरदस्ती है, यहाँ हर कोई गले पड़ने को तैयार है, वो बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? नितिन ने खुशी की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, बस खुद से ही बोल रही थी, खुशी किलकते हुए बोली। कमाल है, इतना खूबसूरत साथ होते हुए भी आप खुद से ही बोले जा रही हैं। नितिन ने शरारत से उसे देखा। आप कभी सीरियस होते हैं दिन भर में या यूं ही मस्खरी करते रहते हैं? खुशी एकदम चिढ़ती हुई बोली। चलिए, आपको इतना बुरा लगता है मेरा बोलना तो नहीं बोलूंगा अब। नितिन चुप हो गया था। अब दोनों के बीच अब एक चुप्पी पसर गई थी। भले ही और लोगों की आवाज आ रही थी पर वो दोनों बिल्कुल शांत हो गए थे। कैंटीन पहुंच करके भी नितिन एकदम शांत रहा। खुशी ने 2 कॉफी ऑर्डर करी। कॉफी आ चुकी थी। खुशी ने नितिन की तरफ एक कॉफी बढ़ाते हुए कहा, लीजिए ना। नितिन ने बिल्कुल चुपचाप कॉफी पकड़ ली और एक तरफ रख दी। आप पिएंगी नहीं? खुशी को आश्चर्य था। नितिन इशारों में कुछ बोला। क्या? मुंह से बोलिए, आपकी समस्या क्या है? वो झुंझलाई। आखिर उसने मुंह खोला। देखो, अब आप मुझसे जबरदस्ती बुलवा रही हैं। मैं तो चुप ही था, लेकिन कॉफी पीने में क्या आफत थी? वो बोली। थोड़ी बहुत आवाज हो सकती थी ना पीते हुए, इसलिए वो मासूमियत से बोला। खुशी उसकी इस अदा पर खिलखिला करके हंस दी। उफ, कितनी प्यारी हंसी है आपकी, और आप कितनी सुंदर लगती हैं खिलखिलाते हुए। लगता है मेरे से पहले आपको किसी ने ये बताया ही नहीं। आप फिर शुरू हो गए, खुशी ने उससे घूरते हुए कहा। तो चुप हो जाऊं क्या? नितिन ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, आप मुझे बोलते हुए ही बहुत अच्छे लगते हैं। खुशी के मुंह से निकल पड़ा और उसका चेहरा शर्म से आरक्त हो गया था। क्या सच? नितिन फिर से शरारती होने लगा था। कभी कभी आप जिस चीज में जितना ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज्यादा आपके करीब होती जाती है। आपके सारे वायदे खुद से किए गए निश्चल पल भर में ध्वस्त हो जाते हैं जब वो व्यक्ति या वस्तु आपके सामने होती है और आप नितांत असहाय सा महसूस करते रह जाते हैं। ये नितिन का हंसमुख स्वभाव था या खुशी का अकेलापन जो उसे बरबस नितिन की तरफ खींचते लिए जा रहा था और चाह करके भी उसे अपने ख्यालों तक से दूर नहीं ला पा रही थी। जब चाहे वो पूरे अधिकार से उसको अपने सपनों में, ख्यालों में आ करके तंग करने लगा था। तुम्हारी हर बात तुम्हारी तरह खूबसूरत है खुशी, नितिन ने कहा तो वो शर्मा गई थी। ये झूठ भी कुछ कह देता तो पता नहीं सच क्या लगता। दिल चाहता है कि ये ऐसे ही बोलता रहे और मैं इसे सुनती रहूं। सुनो सुनो ना, कल कहीं घूमने चलें? वो बोला। कहाँ? वो सपनीली आवाज में बोली। जहाँ बस तुम हो और मैं हूँ। नितिन की बातों से खुशी का नशा छाने लगा था। लेकिन लोग क्या कहेंगे? पापा से तो पूछना पड़ेगा। पापा को कह देना कि कोई जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, इतना तो विश्वास करते हैं ना तुम पर। तो क्या मैं उनका ये विश्वास तोड़ दूं झूठ बोल करके? खुशी ने प्रतिवाद किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अच्छा, खुद पर तो होगा ना। उसी के भरोसे ये बहाना तो बना ही सकती हो। लेकिन ओ संस्पंज में थी। क्या ऐसा करना ठीक होगा? नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे मजबूर ना करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे अच्छे भी बहुत लगते हो, पर पापा से झूठ नहीं बोल सकती मैं, कभी नहीं। दुविधा में उसका चेहरा और पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी वैभव ने उसे हिलाया। क्या डरावना सपना देख रही है तू, जो लगातार कुछ बड़बड़ा रही है? खुशी उसे झकझोरते हुए बोली। खुशी ने आंखें खोल दी, उनके हाथ से ले करके एक घूंट पानी पिया और गहरी सांस लेने लगी। पापा, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। वैभव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कौन तुझे
मुझसे दूर ले जा रहा था। मेरी चांद, तू हमेशा पापा के संग ही रहेगी। खुशी नन्ही बच्ची की तरह उनके सीने से लग करके रोने लगी। आज क्या बात है जो ये नींद में भी इतनी अपसेट है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कौन है जो इसको सपने में आ करके मुझसे जुदा कर रहा है? क्या इसे किसी से प्यार हुआ है या कोई इससे जबरदस्ती कर रहा है? वैभव सोच में पड़ गए। उधर खुशी परेशान थी कि ये नितिन तो सोते जागते परेशान करने लगा है। अब जब देखो ख्यालों में आ जाता है, सामने होता है तो अवॉइड कर तो लेती हूँ, दिल की भावनाएं छिपा करके, पर सपनों में तो बिल्कुल भी रोक टोक नहीं। कभी मेरे रूप रंग की तारीफ करता है तो कभी मेरी इंटेलिजेंस से प्रभावित होता है। इसे मेरे में कोई कमी दिखती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जब तक आप प्रेम में होते हैं आपको सब कुछ सुनहरा ही क्यों नजर आता है? नितिन को मुझ में और शायद मुझे भी उसमें कोई बुराई, कभी कोई कमी नजर ही नहीं आती। बस मन करता है वो नजदीक रहे, मेरे तारीफों के पुल बांधता रहे और मुझे अपनी नजरों से यूं ही देखता रहे। कितना मीठा सा एहसास होता है दिल में जब वो नजर भर करके निहारता है मुझे। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल मेरे अधिकार से बाहर होता जा रहा है। बेलगाम घोड़े की तरह नितिन की तरफ दौड़ा जा रहा है। इन्हीं विचारों में डूबती उतराती खुशी गहरी नींद में सो गई। बहुत थक जाती है आजकल, पूरे दिन कभी पढ़ाई तो कभी घर का काम करते करते थक जाती है बेचारी। सोते हुए कितनी प्यारी गुड़िया जैसी लग रही है। सोचते हुए वैभव ने उसकी चादर ठीक की और लाइट्स ऑफ करके खुद भी सोने चले गए। अगले ही दिन कॉलेज में पता चला कि कॉलेज एक दिन की ट्रिप पर चीतल जा रहा था। खुशी की सहेलियों ने उसका नाम भी लिखवा दिया था। उसने विरोध करना चाहा पर फिर नितिन की आंखों का आमंत्रण वो ठुकरा ना सकी और चुपचाप सहमति दे दी। पापा से पूछा तो वो उल्टा खुश हुए। ठीक है, चली जाना, एक ही दिन की तो बात है। बहुत दिनों से कहीं गई भी नहीं है तो मन बदल जाएगा। अब मैं बीमार रहूंगा तो तू क्या कहीं जाएगी ही नहीं? मैं मन्नों को बुला लूंगा उस दिन, वो तो खुद ही व्यस्त हैं। वो आ पाएंगी? खुशी ने आशंका जताई। उसे आना पड़ेगा। आज तक उसने मुझे मना नहीं किया है कभी। तू निश्चिंतता से जा बेटा। पापा का इतना प्यार देख करके खुशी की आंखें छलछला आई। सबको आप जैसे ही पापा मिले हमेशा। बस ज्यादा मस्का नहीं लगाने का। अब कल की तैयारी कर जल्दी से, वैभव बोले तो खुशी उसमें जुट गई। अगले ही दिन सुबह 5 बजे उनकी बस चीतल के लिए रवाना होनी थी। वो तैयार हो करके सही वक्त पर कॉलेज पहुंच गई थे। बहुत सारे लड़के लड़कियां आ चुके थे और कुछ एक का इंतजार था। खुशी की बेचैन निगाहें नितिन को ढूंढ रही थी पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। ड्राइवर भाई ने सबको कह दिया था कि सब सीट्स पर बैठ जाएं। आगे की सभी सीट्स फुल हो चुकी थे और खुशी मुड़ करके नितिन को खोज रहे थे। सीना ने पूछा भी, तू किसे देख रही है? क्या शिप्रा लौट आई अपनी ससुराल से? उसके अलावा तो तेरा कोई दोस्त नहीं है पूरे कॉलेज में। मिनी हंस दी थी। ये सच कहा तूने सीना। इतनी परेशान तो ये शिप्रा के लिए ही होती है। अब वो नहीं आने वाली। उसका मियाँ उसे जन्नत की सैर करा रहा है। हाय क्या तकदीर पाई है शिप्रा ने भी। उसने गहरी सांस ली। तभी ड्राइवर ने हॉर्न दिया। सारे स्टूडेंट आ चुके थे शायद और बस रवाना होने को तैयार थे। खुशी का दिल बहुत तेजी से धड़का। पीछे उसे नितिन की सी आवाज लगी। मुड़ करके बड़ी उम्मीद से देखा पर ये तो अजय था। उफ, ये नितिन कहाँ रह गया? जा भी रहा है या नहीं? उसके मन में आशंका पैदा हुई। उसका मन हुआ कि वो भी बस से अभी उतर जाए। वो तो सिर्फ उसके साथ के लिए जा रही थी, वो नहीं तो औरों से उसे क्या? उसका मन रुआंसा सा होने लगा था। सब हंस बोल रहे थे, जोक्स सुना रहे थे, खिलखिला रहे थे। तभी उन सब ने अंताक्षरी खेलनी शुरू कर दी थी। लड़के एक तरफ और लड़कियां दूसरी तरफ। उससे भी सब कह रहे थे कि गाओ ना, कितना मीठा गाती हो तुम, पर उसकी रुलाई फूटने को हुई हो रही थी। नितिन के ना होने से वो ठगा सा महसूस कर रही थी। तभी लड़कियों ने आखिरी शब्द छोड़ा, ओ, और एक मनमोहक आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। ओ महबूबा, मेरी महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिलें। मनसू, वो कौन सी जगह है जहां होती नहीं है तू? और खुशी उछल गई। ये तो नितिन की आवाज है। वो आया है क्या?
उसका रोम रोम पुलकित हो गया और दिल गाने को बेताब हो। वो उसे नजरों में भर लेना चाहती थी, पर फिलहाल उसकी आवाज की खनक को ही अपने दिल के बहुत करीब महसूस कर रही थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।